सो नाउ द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स हमने कल स्टार्ट किया था कि व्हाट आर द पोलन ग्रेन्स। येस्टरडे वी डिड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बने थे, माइक्रोस्पोर्स बने थे, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स। एंड माइक्रोस्पोर्स ही डिवेल्प होके क्या बना देते हैं, पोलन ग्रेन्स बना देंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स विल डिवेल्प इनटू द पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स बना देने हैं माइक्रोस्पोर्स ने ही। सो नाउ व्हाट आर द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गेमीटोफाइट। कल हमने नॉट अभी हमने करनी है, 11th में किया था, फीमेल गेमीटोफाइट किया था, एम्ब्रियो सैक किया था, है ना। नाउ मेल गेमीटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है उन्हें क्या बोलते हैं, मेल गेमीटोफाइट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि मेल सॉरी द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट, फिर आगे टर्म्स दी थी, मेल गेमीटोफाइट, माइक्रोस्पोर, फीमेल गेमीटोफाइट, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, कुछ ऐसा, ठीक है। मेंस उनमें से एक ऑप्शन क्या थी, मेल गेमीटोफाइट। सो पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गेमीटोफाइट। सो ये मेल गेमीटोफाइट है, यहाँ पे पोलन ग्रेन है जो, ठीक है। एंड क्या होगा, जो डिफरेंट स्पीशीज है प्लांट्स की, उनके जो पोलन ग्रेन का साइज होता है, शेप होता है, कलर होता है, डिजाइन होता है, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। डिफरेंट स्पीशीज में पोलन ग्रेन का साइज, शेप, कलर, डिजाइन वो अलग अलग होगा, ठीक है, राइट। वेरिएशन होगी पोलन ग्रेन के साइज, शेप, कलर एंड डिजाइन में। सो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं। एंड उनका डायामीटर कितना होता है, 25 to 50 micrometers. This is the diameter of the pollen grains, 25 to 50 micrometers in diameter. And pollen grain होता है ना जो, उसकी 2 layered wall होती है। This is the pollen grain. ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, 2 लेयर्स होंगी, वॉल की 2 लेयर्स होंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है। आफ्टर दैट 2 लेयर्स होंगी, वन लेयर इज कॉल्ड द इंटाइन एंड अनदर लेयर इज कॉल्ड द एक्साइन, अनदर लेयर इज कॉल्ड द एक्साइन। जो ब्लू वाली बनाई है हमने बाहर, दैट इज द एक्साइन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटाइन एंड द एक्साइन, राइट। अभी एक्साइन है जो आउटर लेयर है, ठीक है, उसके बारे में हम करते हैं। जो एक्साइन है वो क्या है, दैट इज द हार्ड आउटर लेयर। एक्साइन इज द हार्ड आउटर लेयर, ओके। एंड इट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल called the sporopollenin. This is very very important. एक्साइन किस मटेरियल की बनी है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलेनिन, ओके। सो एक्साइन इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलेनिन। एंड जो स्पोरोपोलेनिन है ना, राइट, इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो अभी तक सारे ऑर्गेनिक मटेरियल का पता लगाया गया ना, राइट, उसमें से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। इतना रेजिस्टेंट है, मीन्स क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या चीजों को ये रेजिस्ट करता है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेगा ये। इट कैन विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, ठीक है। हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज को ये क्या करेगा, टॉलरेट कर सकता है। इस पे मीन्स हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज का कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, उससे ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, राइट। So no enzyme that degrades sporopollenin is so far known. अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं पता जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, उसे डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है।
राइट. सो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है स्पोरोपोलेनिन. इससे एक्साइन बनी है, इससे एक्साइन है जो पोलन ग्रेन की, वो स्पोरोपोलेनिन से बना. यू कैन से दैट. ठीक है. बाकी जो है ना, एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड द जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट. आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने पोलन ग्रेन बनाया था ऊपर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी थी, फिर मैंने बना दी थी एंटाइन, फिर जब मैंने एक्साइन बनाई थी तो ऐसे बनाई थी. ठीक है. राइट, दिस टाइप. यस मैम. है ना. तो जो कई कई प्लेसेस पे स्पोरोपोलेनिन देखो एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है ना. कई कई प्लेसेस पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है. तो इन जहाँ पे एब्सेंट है वहां पे पोर्स बन जाते हैं जिन्हें बोलते हैं जर्म पोर्स. ठीक है. जर्म पोर्स बोलेंगे जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है. सर्टेन अपर्चर्स बन जाती हैं. दीज अपर्चर्स आर कॉल्ड द जर्म पोर्स. ठीक. राइट. यहां से जर्म पोर्ट से क्या होना है, जो इंटाइन है ना, इंटाइन वो क्या बनाती है, इंटाइन है, जो इंटाइन है अंदर वाली मेम्ब्रेन है, उसने क्या बनाना होता है, पोलन ट्यूब डेवलप होगी उससे. राइट. सो इंटाइन पोलन ट्यूब डेवलप करेगी एंड पोलन ट्यूब यहाँ जर्म पोर से बाहर आएगी. ठीक है. इंटाइन है जो पोलन ट्यूब बनाएगी एंड पोलन ट्यूब है जर्म पोर से बाहर आएगी. ठीक है. राइट. तो फिर आगे ट्राई कॉल्पेट पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट्स. डाइकोट्स में कैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ट्राई कॉल्पेट. ट्राई कॉल्पेट पोलन ग्रेन्स मीन्स जिसमें कि 3 जर्म पोर्स होंगे. ठीक है. पोलन ग्रेन्स विद 3 जर्म पोर्स are known as tricolpate pollen grains, and such pollen grains are present in the dicot plants. Right. Then the monocolpate pollen grains. Mono means one. ठीक है. So जिन pollen grains में सिंगल जर्मिनल फरो होगी. यहाँ पे हमने पोर बोला है, यहाँ पे फरो. ये बता रही हूँ मैं क्या डिफरेंस होता है. मोनोकॉल्पेट पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द मोनोकोट्स. ठीक है. सो मोनोकोट्स में क्या, कैसे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, जिनमें सिंगल जर्मिनल फरो प्रेजेंट होती है. ठीक है. राइट. अब जर्मिनल फरो एंड उसमें क्या डिफरेंस है, जर्म पोर में. जो जर्म पोर होता है ना, ठीक है, जर्म पोर होता है वो तो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, एंड जो जर्मिनल फरो होती है वो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर. इट इज रिटन हियर at certain places exine is thin and absent. The areas may have thickened in time. वहां पे या तो इंटाइन थिक हो सकती है, या फिर वहां पे डिपोजिशन ऑफ अ मटेरियल कॉल द कैलॉस. ठीक है. कैलॉस क्या एक पॉलीसेक्राइड होता है, या फिर वहां पे कैलॉस डिपॉजिट हो सकता है. ठीक है. जहाँ इंटाइन वहां पे थिक हो सकती है. सो दे आर कॉल्ड द जर्म पोर्स इफ राउंडेड. जहां पे एक्साइन एब्सेंट है उन पर्चर्स को जर्म पोर बोलेंगे अगर वो राउंडेड स्ट्रक्चर है. अगर वो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है उन्हें जर्मिनल फरोज बोल दिया जाएगा. ठीक है. एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जर्मिनल फरोज. ठीक. राइट. फिर क्या, ये हो गए ट्राइकॉल्पेट, मोनोकॉल्पेट. देन पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स. ठीक है. पोलन ग्रेन्स को, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो पुराने प्लांट के फॉसिल्स मिलते हैं, तो पोलन ग्रेन भी क्या है, एज अ फॉसिल्स प्रिजर्व हो जाते हैं. फॉसिल की फॉर्म में पोलन ग्रेन्स भी मिलते हैं. क्यों, ये तो बड़ी सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर है, बट ड्यू टू द स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन खराब नहीं हुई सदियों से, है ना, ऐसे ही पड़ी हुई है. सो पोलन ग्रेन को स्पोरोपोलेनिन ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है. स्पोरोपोलेनिन के कारण जो है पोलन ग्रेन डिस्ट्रॉय नहीं हुए, डिग्रेड नहीं हुए. राइट. इसलिए वो क्या, उनके फॉसिल्स बन गए. So pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of the sporopollenin. Right. Then sporopollenin, जो एक्साइन है ना, right, एक्साइन है ना, it exhibits the fascinating array of patterns and designs. Right. ये देखो,
फिर से मैं बता रही हूँ, मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये, राइट, दिस वाज द एंटाइन, देन एक्साइन बना रही थी, थोड़ा सा मैंने बाहर को भी ऐसे कर दिया था, है ना, राइट। तो जो पोलन ग्रेन्स पे कोई डिजाइन बने होते हैं, कोई पैटर्न्स बने होते हैं, दैट इज ड्यू टू द एक्साइन, दैट इज ड्यू टू द स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, that is due to the exine or the sporopolanin. ओके, सो फिर से एक बार देख लेते हैं, जो एक्साइन है, एक्साइन के क्या क्या फीचर हैं। आउटर हार्ड लेयर है ये पोलन ग्रेन की, कई कई प्लेसेस पे ये एब्सेंट है, वहां पे ये जर्मिनल क्या बना देती है, पोर्स बना देती है, जहां पे एक्साइन एब्सेंट है, एंड उन पोर्ट से पोलन ट्यूब बाहर आएगी, एंटाइन पोलन ट्यूब बनाएगी। जिन प्लांट्स में लाइक डाइकोट्स में 3 जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ट्राइकॉल्पिड पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। एंड जिन प्लांट्स में लाइक मोनोकॉट्स में क्या होता है, मोनोकॉल्पिड पोलन ग्रेन्स होते हैं विद द सिंगल जर्मिनल फरो। And जो exine है, that is made up of the sporopolanin. Exine is made up of the sporopolanin. Sporopolanin क्या है, most resistant organic material है, ठीक है। most resistant क्यों है, क्योंकि ये high temperature, strong acids and alkali को टॉलरेट कर सकता है, एंड ऐसा अभी तक कोई एंजाइम नहीं पता जो स्पोरोपोलेनिन को डिस्ट्रॉय कर देता हो, ठीक है। So this was about the exine. अच्छा, ये भी पढ़ लेते हैं, ये एक्स्ट्रा में है, बट इसे पढ़ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसमें से भी। सो इन अगेन मैं बता रही हूँ, सारे नोट्स एनसीईआरटी से है, जो भी मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखा वो मैंने साइड पे बॉक्सेस एटसेट्रा में लिख दिया, सो दैट आपको पता चल जाए क्या एक्स्ट्रा है और क्या एनसीईआरटी से है, ठीक है। सो इन इंसेक्ट एक्स्ट्रा भी बहुत कम लिखा, जो कि बहुत जिसकी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा एक्स्ट्रा हमने नहीं डाला यहाँ पे। In insect pollinated pollen grains, the exine is spiny as well as covered over by a yellowish, viscous, sticky and oily layer called the pollen grain. So जो insect pollinated plant होते हैं ना, उनके pollen grains में जो exine होती है, ठीक है, वो स्पाइनी होगी, थोड़ी ऐसे स्पाइनी सी होगी, आंच क्या होगा और कवर्ड होगी पोलन किट से। पोलन किट किस चीज की बनी है, ये एक ऑयली लेयर है, येलोइश विस्कस स्टिकी ऑयली लेयर, राइट। पोलन किट इज मेड अप ऑफ द लिपिड्स एंड कैरोटीनॉइड्स, यहाँ पे कट गया, लिख लो, लिपिड्स एंड कैरोटीनॉइड्स। पोलन किट इज मेड अप ऑफ द लिपिड्स एंड कैरोटीनॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट का नाम लिख लेते हैं हम, कैप्सेला, फॉर एग्जाम्पल कैप्सेला, राइट, ठीक है, लिपिड्स एंड कैरोटीनॉइड्स, फॉर एग्जाम्पल कैप्सेला, ओके। देन नेक्स्ट आ जाइए आप, देन नेक्स्ट इज द एंटाइन। Then next है endine. Endine is the thin layer, ठीक है, that this is present inner to the exine. Thin layer है and continuous layer है, जैसे exine तो continuous नहीं थी, वो तो कहीं कहीं absent थी, जहाँ पे germ pores या furrows बनती हैं, ठीक है, बट ये क्या है, continuous layer है, ऐसी बनाई है हमने, this is the endine, this is a continuous layer. एंड ये किस सब्सटेंस की बनी है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की, याद रखनी है ये बातें, ठीक है। एंटाइन बनी है सेलुलोज पेक्टिन की, एंड एक्साइन बनी है स्पोरोपोलेनिन की, राइट। देन साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंटाइन, देन दिस इज द एक्साइन, this is the exine, and this is the structure of the pollen grain and is the nucleus. Check. When the pollen grain is mature, it contains 2 cells. Mature pollen grain में 2 cells होते हैं, one is the vegetative cell, another one is the generative cell. ठीक है, जो mature pollen grain है ना,
उसमें 2 सेल्स होंगे। देखो पोलन ग्रेन पहले कैसा होता है, मैं यहाँ दिखा दूं आपको, डायग्राम में नीचे है अपने पास। ये देखो पहले स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द फ्यू पोलन ग्रेन्स। ये डिफरेंट प्लांट्स के, डिफरेंट स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। ये जो डिजाइन से बने ये एग्जाइन के कारण नहीं है। ओके, देन हम नीचे देखते हैं फिर ये क्या है, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ द पोलन ग्रेन टेट्रड। ये पोलन ग्रेन टेट्रड है, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्रड और द पोलन ग्रेन टेट्रड, राइट, दिस इज द टेट्रड। फिर ये माइक्रोस्पोर सारे अलग अलग हो जाते हैं, दिस इज द वन माइक्रोस्पोर, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर मैच्योर होके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइक्रोस्पोर है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं। जब वैक्यूल डेवलप हो गए तो न्यूक्लियस एक साइड में चला गया, न्यूक्लियस एक साइड में चला गया, है ना। ये वैक्यूल और लार्ज हो गया, दोनों वैक्यूल्स मिल गए, लार्ज हो गया, तो न्यूक्लियस तो साइड पे चला गया। अब न्यूक्लियर डिवीजन होनी है, तो यहाँ पे लिखा असिमेट्रिक स्पिंडल। असिमेट्रिक, सेंटर में नहीं बना, साइड पे बना, असिमेट्रिक स्पिंडल बना है ना, राइट। इसे कोई 2 पार्ट्स में हम सेल को डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। सो असिमेट्रिक स्पिंडल बना ये असिमेट्रिक स्पिंडल डिवाइड कर देगा सेल को 2 सेल्स में। वेजिटेटिव सेल लार्जर वन बन जाएगा वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर बन जाएगा जनरेटिव सेल। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लियाई बन गए, 2 सेल्स बन गए। लार्जर इज कॉल्ड द वेजिटेटिव सेल and smaller is called the generative cell. Smaller cell is called the generative cell. ये पोलन ग्रेन की 2 सेल्ड स्टेज होगी, 2 सेल्ड स्टेज होगी, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म्स में तो क्या होता है, पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पे ही शेड हो जाएंगे, ठीक है। 2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाएंगे, मीन्स क्या है, पोलन सैक से, राइट, जब हम कहें एंथर से रिलीज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे 2 सेल स्टेज पे। एंड जो 40% अदर स्पीशीज होती हैं उसमें क्या रहेगा, जो जनरेटिव सेल है ना, ओके, जस्ट जो जनरेटिव सेल है ना, ठीक है, जनरेटिव सेल क्या करेगा, जनरेटिव सेल फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगा, जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 मेल गैमीट्स में, ठीक है, मेल गैमीट, राइट। जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 मेल गैमीट्स में, राइट। तो 3 सेल स्टेज बन गई, एक तो वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमीट्स, 3 सेल स्टेज होगी। तो बाकी 40% जो स्पीशीज हैं एंजियोस्पर्म्स की, उनमें पोलन ग्रेन शेड होते हैं, जो हम कहें एंथर से रिलीज होते हैं एट 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन रिलीज हुए एट 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। बाकी की 40% स्पीशीज में पोलन ग्रेन रिलीज हुए एट 3 सेल्ड स्टेज। यहाँ पे 2 सेल्स कौन कौन सी हैं, वन इज द जनरेटिव सेल, अनदर वन इज द वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे 3 सेल्स कौन से हैं, वन इज द वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव तो अब डिवाइड हो चुका है 2 मेल गैमीट्स में, ठीक है, तो 2 मेल गैमीट्स में, ठीक है। तो इसमें 40% स्पीशीज में इस 3 सेल्ड स्टेज पे जो है पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। जो ये 60% है ना, इनमें 2 सेल ही बने रिलीज, जहां पे होगी इसका भी जनरेटिव सेल आगे जाके डिवाइड होगा 2 मेल गैमीट्स में, बट एट डिफरेंट स्टेज पे। कहां पे डिवाइड होगा हम देखेंगे बाद में, ठीक है, राइट। अभी हम कर लेते हैं जो वेजिटेटिव सेल है एंड जनरेटिव सेल है, इनके क्या क्या फीचर है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इनके फीचर कर लेते हैं, अभी हमने डायग्राम से कहा किया, थ्योरी से भी कर लेते हैं यहाँ से। चलो इंटाइन अपना हो गया था, देन वेजिटेटिव सेल,
ठीक है, vegetative cell and the generative cell. So when the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cell and the generative cell. जो वेजिटेटिव सेल है उसके क्या फीचर है? इट इज बिगर, एंड बिगर है तो इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट है, बहुत सारा फूड प्रेजेंट है इसमें, एंड इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जो इसका न्यूक्लियस है वो उसकी शेप क्या है? इरेगुलर है, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होगा, राइट। जो जनरेटिव सेल है ऑब्वियसली स्मॉल है ना, स्मॉल सेल है वो, एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल था, जो वेजिटेटिव सेल है, उसकी साइटोप्लाज्म में ही ये फ्लोट करता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड है, विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, बस एक न्यूक्लियस है इसमें, एंड इसकी साइटोप्लाज्म डेंस है, ये खुद स्पिंडल शेप है। ठीक है, जनरेटिव सेल क्या है? स्पिंडल शेप, राइट। फिर वही लाइन लिखिए, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at this two-celled stage. In the remaining 40%, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes. अब देखो, राइट, जनरेटिव सेल डिवाइड कर रहा है, मेल गैमीट बना रहा है ये, तो डिवीजन कौन सी होगी? माइटोसिस, नॉट द मियोसिस। प्लांट्स में जब भी गैमीट बनते हैं माइटोसिस होती है, मियोसिस ऑलरेडी हो चुकी है माइक्रोस्पोर बनने के टाइम, है ना। वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई थी, 4 माइक्रोस्पोर बने थे, राइट। उससे डेवलप होके पोलन ग्रेन बना, राइट। अब जनरेटिव सेल डिवाइड हो रहा है मेल गैमीट बनाने के लिए, बट अभी इसमें क्या है? माइटोसिस होगी। सो जनरेटिव सेल में टू मेल गैमीट बनाने के लिए कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस। ठीक है, ये याद रखना है आपने। So immediately before the formation of the gametes, जो प्लांट में होता है वो माइटोसिस होती है, नॉट द मियोसिस। ओके, हाँ, देन फिर हम और पढ़ते हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में। सो जो पोलन ग्रेन्स है ना, पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सम एलर्जीज, severe allergies, bronchial afflictions in some people, often leading to the chronic respiratory disorders like the asthma, bronchitis. ठीक है, सो ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सर्टेन एलर्जीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं पोलन ग्रेन की एलर्जी के कारण, जैसे अस्थमा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगी। ठीक है, फिर जो पार्थेनियम और द कैरेट ग्रास है, राइट, ये एक वीड है, पार्थेनियम और द कैरेट ग्रास। ठीक है, वीड है, जैसे पंजाबी में गाजर बूटी बोल देते हैं। ठीक है, कैरेट ग्रास, गाजर बूटी, या कांग्रेस ग्रास भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, उस पे ऐसे व्हाइट कैप, कांग्रेस की व्हाइट कैप की तरह इसके फ्लावर होते हैं, जो जब बर्ड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, राइट। सो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विद इंपोर्टेड व्हीट। जब इंडिया में व्हीट को इंपोर्ट किया गया, बाहर से इंपोर्ट किया गया, उसके साथ ही ये व्हीट भी आ गई, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास भी आ गई। अब हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो करती है ये, जहाँ में कोई खाली जगह देखेगी, इवन फसलों के साथ भी वहां तो हम निकाल देते हैं उसे। ठीक है, तो ये स्किन एलर्जी भी कॉज करती है। ठीक है, इसके पोलन से भी लाइक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, राइट। सो इट हैज सम यूबिक्यूटस इन अक्रेंस एंड कॉज पोलन एलर्जी। सो ये सब जगह मिलती है, राइट, एंड पोलन एलर्जी कॉज करती है ये। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। अब पोलन ग्रेन्स सिर्फ एलर्जी ही नहीं करते, ठीक है, जब प्लांट में रिप्रोडक्शन के काम ही नहीं आते, हमारे काम भी आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। सो मार्केट में कॉमर्शियली क्या है, पोलन टेबलेट्स मिलती हैं एज द फूड सप्लीमेंट्स, लोग लेते हैं, ऐसे खाते हैं। ठीक है, क्योंकि दीज आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। And in Western countries, a large number of the pollen products in the term of the tablets and the syrups are available in the market. ठीक है, सो क्रीम्स में जैसे होता है यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्रीम्स बनी होती हैं, उनमें भी ये लाइक पोलन ग्रेन्स यूज किया जाता है। क्रीम्स पे लिखा होता है कि इट हैज द पोलन ग्रेन्स
कंटेंट, ठीक है। एंड देन कि टैबलेट्स में खाने के लिए या सिरप्स में भी होगा, राइट। देन इन्हें क्या है, पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड द रेस हॉर्सेस। जो रेस हॉर्सेस होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो भी पोलन कंजम्पशन करते हैं सो दैट उनका स्टेमिना इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी है। ये देखो, आप देख सकते हो, है ना, ये बॉटल सी दिखाई हुई है ड्रॉपर विद द ड्रॉपर। सो इसमें सिरप है, पोलन सिरप है ना, राइट। ये पोलन कहाँ से आते हैं, ये मधुमक्खियों ने इकट्ठा किया होता है जो पोलन फ्लावर से, दैट वन, वहां से उसके छत्ते से निकालते हैं, राइट। ये देन ये बी पोलन टैबलेट्स की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। लोग इसे एज अ डाइट सप्लीमेंट्स लेते हैं। देन फिर है पोलन बायोविलिटी, ये एक छोटा सा टॉपिक है, कर लें आज हम। Pollen viability. So it is a period for which pollen grains retain the ability to germinate. अब पोलन ग्रेन्स हैं, एंथर से रिलीज हो गए, रिलीज होके इसने कहाँ पे फॉल करने हैं, स्टिग्मा पे फॉल करना है किसी फ्लावर के, वहां पे जर्मिनेशन होगी। कोई सॉइल पे फॉल कर गया या पानी में फॉल कर गया, वहां तो इसकी जर्मिनेशन नहीं ना होनी, स्टिग्मा पे ही जर्मिनेशन होनी है, ठीक है। बट कहते कि रिलीज होने के बाद कितना टाइम उसमें ये एबिलिटी रहती है कि ये जर्मिनेट कर सकता है। इस फ्लावर के ऊपर ये आधे घंटे बाद गिरता है, जब 5 दिन बाद गिरता है ना, कुछ पता नहीं है ना, तो कितना टाइम उसमें ऐसी एबिलिटी रहती है, ऐसी क्षमता रहती है कि वो जर्मिनेट कर सके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द पोलन वायबिलिटी। इट इज द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। जितना टाइम पोलन ग्रेन में, राइट, एंथर से निकलने के बाद ये एबिलिटी रहती है कि वो जर्मिनेट कर सके, दैट इज कॉल्ड द पोलन वायबिलिटी, ठीक है, राइट। यहाँ ये पोलन ग्रेन है, मान लो किसी प्लांट का, यहाँ पे गिरा, इस पे आई कैन से ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, आफ्टर 2 days, तो तब भी ये जर्मिनेट कर गया, तो हम कहेंगे ये भी पोलन ग्रेन वायबल है, इसमें वायबिलिटी अभी तक है। अगर ये जर्मिनेट नहीं करा, हम कहेंगे इसमें वायबिलिटी खत्म होगी इसकी, ये तो एक दिन के अंदर अंदर जर्मिनेट हो सकता था, है ना, तो ये आफ्टर 2 days वहां पे फॉल किया, तो उसकी वायबिलिटी लूज हो गई है, राइट। So when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before uh, they lose viability if they have to bring about fertilization. The period for which pollen grain remain viable is highly variable. अब पोलन ग्रेन कितने टाइम के लिए वायबल रहते हैं, ये बहुत डिफर करता है प्लांट टू प्लांट, स्पीशीज टू स्पीशीज, एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, और तब की ये ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, राइट। इट इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एक तो प्लांट स्पीशीज पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लांट है, एक टेम्परेचर पे, एक ह्यूमिडिटी पे, ये डिपेंड करेगा कि पोलन ग्रेन कितने टाइम के लिए वायबल रहेगा। सो पोलन ग्रेन्स इन सम सीरियल्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स के बाद उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है ऑफ देयर रिलीज। कौन कौन से एग्जांपल, राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट में जब पोलन ग्रेन्स शेड हुए विद इन द 30 मिनट्स, राइट, अगर वो स्टिग्मा पे फॉल कर गए, फिर तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे, उसके बाद जर्मिनेट नहीं होंगे, उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इन सम मेंबर्स दे रिमेन वायबल फॉर द मंथ, कई मेंबर्स में वो मंथ तक भी, सेवरल मंथ तक भी वायबल रहते हैं, ठीक है। कौन से प्लांट्स है, कौन सी यहाँ पे हमारी फैमिलीज दी हुई हैं जिसमें वो मंथ तक वायबल रहेंगे। 3 फैमिलीज दी हुई हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड द सोलेनेसी। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड द सोलेनेसी, 3 families में ये क्या है, they remain viable for the months. Then a pollen grains of large number of species can be stored for years in liquid nitrogen at -196 degrees Celsius.
अब पोलन ग्रेन्स को पोलन बैंक्स में स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे मनी के बैंक्स होते हैं वैसे पोलन बैंक्स भी होते हैं। ठीक है, पोलन बैंक्स में इन्हें स्टोर करके रखा जाता है सेवरल ईयर्स तक। कहाँ पे? लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे। एंड दिस प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द पोलन ग्रेन्स at liquid in the liquid nitrogen at 196 degrees Celsius, -196 degrees Celsius. This process is called the cryopreservation. This process is called the cryopreservation. Right? Such stored pollen can be used as the pollen banks. ये pollen banks हो गया जो store पड़ा है pollen का, जहाँ पे हमने pollen grains store किए हैं. Similar to seed banks, ठीक है, in crop breeding programs. अब ये pollen grains store पड़े हैं, ऐसे seeds को भी store कर सकते हैं. तो यहाँ पे seed store करते हैं उसे seed bank बोल देते हैं, जहाँ पे pollen store करते हैं उसे pollen bank बोल दिया. ठीक है, सो क्यों स्टोर करते हैं इन्हें? फिर आगे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। आर्टिफिशियल क्रॉप ब्रीडिंग करते हैं ना साइंटिस्ट, तो वहां पे अगर पोलन ग्रेन चाहिए उन्हें, मान लो कि वो प्लांट अभी नहीं है, जो उसका सीजन नहीं है, जो वो डिस्टेंस पे है, तो वो पोलन बैंक से वो ले लेते हैं इसके पोलन ग्रेन्स। ठीक है, राइट।